नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर बार बार स्थगित। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू। दिल्ली में आज से कोविड प्रतिबंधों में ढील। बिहार और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस में भारत के अचंत शरत कमल पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। महिला हॉकी के दूसरे मैच में आज शाम भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। दोपहर समाचार में नईम अख्तर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कथित पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन बाधित हुई। लोकसभा की कार्यवाही 2:45 और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले लोकसभा की बैठक शुरू होने पर कांग्रेस, डीएमके पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल और अन्य दलों के सदस्य मुद्दों के विरोध में सदन के बीचों बीच आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। शोर शराबे के बीच अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक और फिर 2:45 तक स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी कुछ इसी तरह की स्थिति रही। पहले स्थगन के बाद 12 बजे कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, वामदलों और आम आदमी पार्टी के सदस्य पेगासस जासूसी मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और शिवसेना के सदस्य भी अपने मुद्दे उठा रहे थे। सभापति ने सदन की कार्यवाही बार बार बाधित होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इसकी वजह से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। बाद में हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले दोनों सदनों ने करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के अवसर पर युद्ध में अपने जीवन का बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। सभापति ने कहा कि शहीद सैनिकों की वीर गाथा से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलती रहेगी। दोनों सदनों में शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। दोनों सदनों ने टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को बधाई दी। संसद की कार्यवाही बार बार बाधित होने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री नकवी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये नहीं तय कर सकता कि सरकार की ओर से किसी मुद्दे का जवाब कौन देगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कृषि कानूनों के विरोध में आज ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि वो संसद में किसानों की दबी आवाज को उठाने आए हैं। ट्रैक्टर पर उनके साथ पार्टी के सांसद भी थे। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में आत्मनिर्भर भारत के तहत 29,87,000 करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की थी।
लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस पैकेज का उद्देश्य देश में कोविड-19 महामारी के प्रभाव का मुकाबला करना था। केंद्र ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को राहत देने के लिए उनकी बकाया राशि का भुगतान 45 दिन के निर्धारित समय में करना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दे रही थीं। उन्होंने कहा कि जीएसटी से संबंधित मुद्दे जीएसटी परिषद को फैसला करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की एक समान कीमत बनाए रखने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में श्री पुरी ने बताया कि माल भाड़े, वैट और स्थानीय शुल्क जैसे विभिन्न कारकों के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बाजार से बाजार में अलग अलग होती हैं। केंद्र ने कहा है कि सरकार स्थानीय भाषाओं में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार कार्यों को बढ़ावा देने के लिए संकल्पबद्ध है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार शिक्षा से संबंधित सामग्री को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में कई प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में कहा कि महिला श्रमिकों के लिए काम के समय अनुकूल माहौल बनाने के वास्ते श्रम कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें भुगतान के साथ प्रसूति अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशु देखभाल केंद्रों की व्यवस्था करना और रात की पारी में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ महिला कर्मचारियों को अनुमति देना शामिल है। बिहार विधानसभा का 5 दिन का मानसून सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कई विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा करने का अनुरोध किया। हालांकि अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदस्यों से कल मुद्दे उठाने की बात कही। पिछले सत्र के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। 30 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में 5 बैठकें होंगी। कोविड महामारी के कारण विधानसभा सत्र को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए व्यापक सतर्कता प्रबंध किए गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने आज बंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को इस्तीफा सौंप दिया। कर्नाटक में येडियुरप्पा के नेतृत्व में भाजपा सरकार आज अपने 2 वर्ष पूरे कर रही है। इस्तीफा सौंपने से पहले येडियुरप्पा ने उनकी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम साधना समावेश में अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस कार्यक्रम में भावुक संबोधन में मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने भारतीय जनता पार्टी में अपने सफर को याद किया। श्री येडियुरप्पा ने 4थी बार मुख्यमंत्री पद संभाला था और अपना कार्यकाल पूरा किए बिना त्यागपत्र दे दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस अवसर पर युद्ध में शहीद हुए वीरों को स्मरण कर रहा है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है करगिल विजय दिवस को। दिवस मनाया जाता है। 1999 में 60 दिन तक चले युद्ध के बाद 26 जुलाई को युद्ध का अंत हुआ था और भारत को विजय मिली थी।
तब से भारतीय सैनिकों के गौरव को नमन कर युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में ये दिवस मनाया जाता है। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। सर्वविदित है कि 1947 में आजादी मिलने के साथ ही धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। वह किसी न किसी बहाने भारत की सुरक्षा को चुनौती देता रहता है। 1965 और 1971 के युद्धों में हार का सामना करने के बाद पाकिस्तान ने समझ लिया कि युद्ध में भारत से पार पाना उसके वश की बात नहीं है, तो उसने छिपकर हमारी सीमाओं में घुसपैठ का रास्ता अपनाया। स्थिति को शांत करने के लिए दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को छिपाकर सीमा के पार भेजना जारी रखा और इस घुसपैठ का नाम रखा ऑपरेशन बद्र। इसका मुख्य उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना था। आरंभ में इसे घुसपैठ मान लिया गया था और दावा किया गया कि इन्हें कुछ दिनों में बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज के बाद और इन घुसपैठियों की नियोजित रणनीति का अंतर पता चलने के बाद भारतीय सेना को एहसास हो गया कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनाई गई है। इसके बाद भारत सरकार ने अपने सैनिकों को भेज ऑपरेशन विजय चलाया और 60 दिन तक चले युद्ध के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय हुई। विकट परिस्थितियों में लड़े गए इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए। करगिल विजय दिवस उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था। एक ट्वीट संदेश में भारतीय सेना ने कहा है कि करगिल विजय दिवस करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता का प्रतीक है। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मुख्य अतिथि के रूप में द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर ऑपरेशन विजय के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की निर्धारित द्रास यात्रा खराब मौसम के कारण रद्द होने से उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने समारोहों की अध्यक्षता की। उपराज्यपाल माथुर ने लेह लेमडन स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को देखा और शहीदों के परिवारों को उपहार प्रदान किए। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत तथा उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी और अन्य अधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इससे पहले प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 1971 युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की विजयी मशाल प्राप्त की। लद्दाख के सांसद जामयांग चेरिंग नामग्याल सहित कई गणमान्य लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज जम्मू कश्मीर के बारामूला में डैगर युद्ध स्मारक में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्मारक की आगंतुक पुस्तिका में अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के सैनिकों और अधिकारियों को नमन करता है जो सीमा पर प्रतिकूल मौसम की स्थितियों में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने करगिल युद्ध के नायकों को नमन करते हुए शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि करगिल युद्ध में हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी और धैर्य को पूरे विश्व ने देखा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने करगिल के वीरों को नमन किया। जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र के साथ ही आगे बढ़ना होगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर करगिल युद्ध में वीरता से लड़ने वाले शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। एक वीडियो संदेश में श्री सिंह ने भारतीय सेना की अदम्य वीरता और बलिदान को नमन किया। कारगिल युद्ध के महान शूरवीरों ने भारत की रक्षा का स्वर्णिम अध्याय अपने शौर्य, पराक्रम और बलिदान से लिखा है। कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सेना ने कारगिल में जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में अतुलनीय है। मैं कारगिल युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी वीर सैनिकों के परिवारों को फिर से यह भरोसा देना चाहता हूं कि यह देश उनके बलिदान को, उनकी स्मृति को कभी नहीं भूल सकता। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नौसेना के उपमुख्य वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने भी राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने आज मुंबई के कोलाबा में शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। आकाशवाणी समाचार भारतीय सैनिकों के साहस की स्मृति में आज विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे शाम 4:30 बजे एफएम गोल्ड पर परिक्रमा कार्यक्रम में सुना जा सकेगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू। दिल्ली में आज से कोविड प्रतिबंधों में ढील। बिहार और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस में भारत के अचंत शरत कमल पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। महिला हॉकी के दूसरे मैच में आज शाम भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 18,99,000 कोविड रोधी टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 35,968 मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.35% हो गई है। सरकार ने कहा है कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी 3 करोड़ 9 लाख से अधिक टीके उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 45 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए हैं। राजधानी दिल्ली में आज से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ चल रही हैं, लेकिन किसी को भी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। नए दिशा निर्देश 9 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड मामलों में गिरावट को देखते हुए नई छूट की घोषणा की गई है। दिल्ली में आज से मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हॉल को 50% क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। सभी मार्केट कॉम्प्लेक्स और मॉल पहले की तरह हर दिन सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। हालांकि सड़क के किनारे लगने वाले किसी भी साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे। वहीं किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, धार्मिक समारोह या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और फटफट सेवा में 2 से ज्यादा यात्रियों के बैठने की अनुमति नहीं होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत हिंदी और अंग्रेजी में एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडे इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-23314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
मध्य प्रदेश में 16 महीने बाद 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल 50% उपस्थिति के साथ आज से खुल गए हैं। सरकार ने प्रार्थना, छात्र सभा और स्विमिंग पूल जैसी सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। 12 नए मामलों में से भोपाल में 4, इंदौर में 2, सागर में 3, जबकि जबलपुर, ग्वालियर और बड़वानी में एक नया मामला सामने आया है। पॉजिटिविटी दर 0.01% है। प्रतिदिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वहीं सक्रिय मामले घटकर 148 हो गए हैं। प्रदेश सरकार ने आज से 30 जुलाई तक सभी स्कूल और कॉलेजों में सभी शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण करने के लिए विशेष अभियान भी शुरू किया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए स्कूल आज से 50% उपस्थिति के साथ फिर से खुल गए हैं। ये फैसला पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया था। विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। सामान्य कक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को अभिभावकों से सहमति प्रस्तुत करनी होगी। स्कूलों से कहा गया है कि वे मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें। ओडिशा में 10वीं और 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। कक्षाएं कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार चलेंगी, जिसमें सैनिटाइजेशन और उचित दूरी का अनुपालन शामिल है। छात्रों की उपस्थिति के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र अनिवार्य किया गया है। दूसरी तरफ छात्र ऑनलाइन के माध्यम से भी कक्षा में भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का आज अपने दूसरे मैच में जर्मनी से मुकाबला होगा। ये मैच शाम 5:45 पर शुरू होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल तथा ऑफ ट्यूब कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इसे शाम 5:45 से FM रेनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। प्रिया ने वर्ष 2019 में खेलो इंडिया युवा खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता था। शुक्रवार को जसकरण सिंह को 60 किलो फ्री स्टाइल में रजत पदक मिला। फाइनल में जसकरण को उज्बेकिस्तान के कामरोन बेग कादामोव से हार का सामना करना पड़ा था। टेनिस में सुमित नागल दूसरे दौर में रूस के डेनियल मेदवेदेव से 6-2, 6-1 से हार गए। और टोक्यो ओलंपिक की खबरें ओलंपिक डेस्क से। टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस में पुरुष सिंगल्स में अचंता शरद कमल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुर्तगाल के टियागो अपोलोनिया को 4-2 से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। हालांकि महिला सिंगल्स में सुतीर्था मुखर्जी को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। तीरंदाजी के क्वार्टर फाइनल में भारत की पुरुष टीम दक्षिण कोरिया से हार गई है। इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल में अतानुदास, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव की टीम ने कजाकिस्तान को 6-2 से हराया था। तलवारबाजी में भवानी देवी ने आज पहले मुकाबले में जीत के साथ शुरुआत की, लेकिन दूसरे मुकाबले में उन्हें फ्रांस की मोनो बहुने से 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी दूसरे दौर में इंडोनेशिया की जोड़ी से हार गई है। मुक्केबाजी में पुरुषों के 75 किलोग्राम भार वर्ग में आज आशीष कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। तैराकी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में साजन प्रकाश अपना दमखम दिखाएंगे। महिला हॉकी में पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना जर्मनी से होगा। सिद्धार्थ सिंह, ओलंपिक डेस्क। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक 2020 के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा रहे हैं। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर
हर रोज सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण आकाशवाणी के सभी प्रमुख केंद्रों से हो रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। आकाशवाणी समाचार के ओलंपिक क्विज में देश के कोने कोने से श्रोता हिस्सा ले रहे हैं। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और अब आज के मौसम पर एक नजर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान 29 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मुंबई में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में बादल छाने के साथ हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। कोलकाता में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार गरज के साथ वर्षा हो सकती है। श्रीनगर में दोपहर बाद, शाम या रात को बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 25 और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में गरज के साथ बारिश होगी। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेह में आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान 18 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। गिलगित में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही धूल भरी आंधी या गरज के साथ बारिश हो सकती है। गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, गैंगटॉक और अगरतला में बादल छाए रहेंगे। शिलांग में तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। आइजोल में न्यूनतम तापमान 19 और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गैंगटॉक में तापमान 18 और 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। अगरतला में न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। इम्फॉल और कोहिमा में बादल छाने और मध्यम वर्षा का अनुमान है। इम्फॉल में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोहिमा में तापमान 18 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। ईटानगर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। भारी वर्षा हो सकती है। तापमान 23 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पोर्ट ब्लेयर में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। लक्षद्वीप में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अगाती में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बेंगलुरु में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हैदराबाद में शाम को या रात में वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों को लेकर बार बार बाधित। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और वीरता को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 43 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.35% हुई। कई राज्यों में कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू। दिल्ली में आज से कोविड प्रतिबंधों में ढील। बिहार और छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू। हंगरी में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में भारत की जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने
73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। और टोक्यो ओलंपिक में टेबल टेनिस में भारत के अचंत शरत कमल पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंचे। महिला हॉकी के दूसरे मैच में आज शाम भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।